Ishita present. Present, ma'am. Okay. So today's our topic is displacement of metals with other metals. आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल विथ अदर मेटल। किसी एक मेटल का किसी दूसरे मेटल के साथ में डिस्प्लेस हो जाना। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है? यू नो दैट मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। आपने अभी प्रीवियस क्लास में देखा था कि जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या कर देता है? हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो जिंक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर देता है? हटा देता है। ये देखिए, इस हाइड्रोजन को वो हटा दे रहा है, रिमूव कर देता है और खुद Cl के साथ में कंबाइन होकर ZnCl2 बनाता है। ठीक है, तो जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है? किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और खुद एक नया कंपाउंड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए यहाँ पर एक्टिविटी किया गया है, एक्टिविटी 7, जिसमें हम मटेरियल लेते हैं बीकर, 5 टेस्ट ट्यूब, स्टैंड, वाटर, कॉपर सल्फेट, आयरन, जिंक पीस, मैग्नीशियम वायर, एल्यूमिनियम, सील ऑफ द इंजेक्शन बॉटल एंड कॉपर वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं? टेक अबाउट 50 ml वाटर इन 100 ml बीकर। एक 100 ml वाले बीकर में हम 50 ml वाटर लेते हैं। ठीक है, मतलब हाफ फिल करते हैं उस बीकर को। एड 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। अब हम उसमें क्या ऐड करते हैं? 5 ग्राम कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं उस वाटर में। कॉपर सल्फेट जिसका कलर क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जिसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, और क्लियर सॉल्यूशन ऑफ इट इन इक्वल अमाउंट इनटू द 5 टेस्ट ट्यूब एंड कीप देम इन द टेस्ट ट्यूब स्टैंड। इसी सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे? एक बीकर में हमने क्या किया है? हाफ वाटर से फिल करके उसमें कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया है। ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? 5 टेस्ट ट्यूब में इक्वल बांट देते हैं। अब हम हर एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं? हमें जो जो मटेरियल मिला हुआ है, जैसे कि कॉपर, आयरन पीस, जिंक पीस, मैग्नीशियम वायर, एल्यूमिनियम, इन सबको हम उसमें डाल देते हैं। ठीक है, और अब हम उसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देते हैं। नाउ ऐड आयरन पीस, जिंक पीस, मैग्नीशियम वायर, एल्यूमिनियम पीस एंड कॉपर वायर इनटू द डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस फॉर सम टाइम, ड्रॉ द ऑब्जर्वेशन। अब हम इसको क्या करते हैं? कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और बाद में हम इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं। बाद में हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, क्या दिखाई देता है इन टेस्ट ट्यूब में, और उन एलिमेंट के उस मेटल में हमें क्या दिखाई देता है, क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। In this experiment, you find that there is no change in the 5th test tube, but in other 4 test tube, the metal displaces the copper from the solution and take the place of copper. आप क्या देखते हैं कि जो 5th टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने कॉपर डाला हुआ है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे आयरन वाला जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, अगर हम उसको थोड़ी देर बाद देखें तो चेंज इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है पहले तो वो डार्क ब्लू रहता है, जो कि फेड हो जाता है बाद में, मतलब उसका कलर फीका होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फेड हो जाता है। ठीक है, और लेयर ऑफ कॉपर ऑन मेटल डिपॉजिटेड और नॉट, कॉपर का जो लेयर है वो मेटल के ऊपर डिपॉजिट हुआ है या नहीं। तो लेयर ऑफ कॉपर ऑन आयरन डिपॉजिटेड, मतलब कॉपर का जो लेयर है वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम जब हम सेकंड में देखते हैं, सेकंड में भी चेंज होता है, सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में भी चेंज होता है।
सिर्फ फिफ्थ वाला जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें कॉपर डाला हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जिसमें मेटल क्या करता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। On this basis, we can say that iron, zinc, magnesium and aluminium are more reactive than copper. इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सब कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव है। Do this experiment in groups in the class. Each group must prepare a different solution as sodium chloride, ferrous sulfate, silver nitrate and observe the reaction with these elements. जैसा कि अभी रिएक्शन हमने किया उसी तरह का रिएक्शन हमें अलग अलग सॉल्यूशन बनाकर करना है। जैसे एक में हम ले लेंगे सोडियम क्लोराइड, एक में हम ले लेते हैं फेरस सल्फेट, एक में हम ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। टू नो इफ द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी डिफरेंसेस। जब आप ये रिएक्शन कर रहे होंगे तो आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या इसमें कोई भी रिएक्शन या कोई भी चेंजेस हो रहा है, कोई भी डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। ये गैस बबल्स निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। Any change in color of the solution change in the color of the metal or if it is evolve or absorb, क्या सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज होता है या जो मेटल का कलर है उस पे कोई चेंज होता है, ठीक है। और हीट एब्सॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट डन बाय ग्रुप, जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए टेबल 5.4 दिया हुआ है, इसे हमें फिल करना है, ठीक है। जो भी ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं फ्रॉम द अबोव टेबल वी कैन नो दैट विच मेटल इज मोर रिएक्टिव एंड विच मेटल इज लेस। इसमें हम क्या देख सकते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव। जैसे हमने प्रीवियस में क्या किया था, अभी हमने जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया था उसमें हमने आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कॉपर डाला था। उसी तरह से अब हम कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन की जगह हम कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर उसमें हम आयरन डालते हैं, जिंक डालते हैं, मैग्नीशियम डालते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर को डीप कर देते हैं और फिर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसी तरह से फिर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तो हमने बना ही लिया, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें हम इन मेटल्स को डीप करके देखते हैं। उसके बाद हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। If zinc displaces iron from ferrous sulfate, then we can say that zinc is more reactive than iron. अगर इनमें से जब हम फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में यहाँ पर देखते हैं, जब फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या कॉपर को हम डालते हैं, ठीक है, तो जिंक जो है वो फेरस सल्फेट में से, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? मैम FeSO3। ये FeSO3, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO3 नहीं होता है, FeSO4 होता है, ठीक है। क्या होता है फेरस सल्फेट का फॉर्मूला? FeSO4। FeSO4, ठीक है। तो इसमें से Fe किसको रिप्रेजेंट करता है? Fe मतलब आयरन, ठीक है। और ये किसके साथ कंबाइन होता है? SO4 के साथ में और बनाता है फेरस सल्फेट, ठीक। तो Fe मतलब हो गया आयरन, ठीक। तो यहाँ पर जिंक जो है
फेरस सल्फेट में से आयरन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, और क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है। देखिए यहाँ पर इसका हम रिएक्शन लिखते हैं। जिंक किसके साथ कंबाइन हो रहा है, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम जिंक को डालते हैं FeSO4 में, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो जिंक है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देता है और खुद SO4 के साथ में कंबाइन होकर जिंक सल्फेट बनाता है और आयरन को रिमूव कर देता है। ठीक है, आयरन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ये बाहर निकल जा रहा है आयरन जो है। ठीक, समझ आया। यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, फेरस सल्फेट में से क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद सल्फेट के साथ में कंबाइन होकर जिंक सल्फेट बनाता है, आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। इसका मतलब ये क्या है कि जिंक जो है वो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। समझ आया, जो जिसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो ज्यादा रिएक्टिव हुआ। ठीक, if iron displaces copper from copper sulfate then iron is more reactive। इसी तरह से हम क्या समझ सकते हैं कि अगर आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, कॉपर का सिंबल Cu, सल्फेट का SO4। ठीक है, तो जब कॉपर सल्फेट में आयरन जो है, आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम इसको डालते हैं CuSO4, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो आयरन है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और सल्फेट के साथ कंबाइन होकर FeSO4 आयरन सल्फेट बना लेता है, फेरस सल्फेट बना लेगा। ठीक है, और बाहर क्या निकल जाता है, कॉपर। इसका मतलब है कि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और आयरन कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव है। समझ आया, यस मैम। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक सबको। Yes, ma'am. As zinc is more reactive than iron, it is also more reactive than copper। जैसे जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, उसी तरह से ये कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव, जिंक आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, क्योंकि जिंक क्या करता है, आयरन को भी डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Now you can make the reactivity series according to table 5.4। अब हम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हैं, मतलब जो जिसको डिस्प्लेस कर रहे हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, तो उसी तरह से हम रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ देखिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। द मोर रिएक्टिव द मेटल, द मोर इट विल रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, एयर के साथ भी रिएक्ट करता है, वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। सोडियम इज सो रिएक्टिव दैट इट हैज टू केप्ट इन केरोसिन टू कीप इट सेफ फ्रॉम एयर एंड वाटर। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, हमने पहले ही एक्टिविटी में देखा है कि जब हम सोडियम को केरोसिन में डीप करते हैं, उसके बाद जब हम वाटर में डालते हैं तो उसमें से आग लगने लग जाता है, देखा था ना, फायर हो जाता है उसमें, याद है। याद है या नहीं, No, ma'am. अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा।
ओके, तो यहाँ पर देखिए लिथियम जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पर जो सिंबल दिया हुआ है लिथियम ज्यादा रिएक्टिव, फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होते जाती है। ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको पहले दिखाया गया है। On the other hand, gold, which is almost inactive as it does not react with water and air and not even react with acid. इसी तरह से जो गोल्ड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, वाटर या एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक कि वो एसिड के साथ में भी रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर? यस मैम। हेलो मैम। अब आगे जो क्वेश्चन आंसर दिख रहा है यहाँ पे, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड डिसॉल्व इन वाटर? मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है? ठीक है, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आप लोग अभी लिखेंगे और चेक करवाएंगे। ये आपका क्लास वर्क है। ओके, ठीक है, समझ आ रहा है ना? व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक पीसेस आर पुट इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? जब हम जिंक के टुकड़ों को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर है? डस कॉपर डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन? क्या कॉपर जो है वो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस हो जाता है क्या? Why are pickles not kept in aluminium और iron vessel? जो पिकल होते हैं उनको एल्यूमिनियम या फिर आयरन से बने बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है, या किसी एसिडिक नेचर वाले फूड आइटम्स को क्यों नहीं रखा जाता है एल्यूमिनियम या फिर आयरन से बने वेसल में? मैम वो poison हाँ, नेक्स्ट, which gas is produced normally when metal react with acids? जनरली कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है? मैम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कीजिए और सेंड करेंगे। ठीक है, यस मैम। ओके, व्हाट्सएप में आपको आंसर सेंड करिए। अभी क्लास ओवर हो रही है। ओके, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।